चलो 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था क्लास के अंदर। तो कल हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना था, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। यहाँ पर इसको गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील से रिलेट किया जाता है। इन सारे चीज़ें मतलब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ी यहाँ पर हमारे देश में एक तरह से जुडिशियल अथॉरिटी है। तो वही सब बातें कुछ यहाँ पर मैंने आपको बताई थी। कब यहाँ पर स्थापित हुआ था वो बता दिया था, 28 जनवरी 1950 आज़ाद भारत का सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद यहाँ पर क्या कंपोजिशन है 33+1 वो आपको बताया था। किस अमेंडमेंट बिल के तहत कंपोजिशन जो है वो चेंज हुई थी वो आपको बताया था। तो अमेंडमेंट बिल 2019 के बाद ये चीज़ तो बढ़ाई गई थी। कॉलेजियन सिस्टम के तहत यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर जजेस को एक तरह से अपॉइंट करते हैं, वो बात यहाँ पर बताई थी। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज यहाँ पर हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर ये आपको इसमें इतना याद रखना आपके लिए सफिशेंट है कि आर्टिकल 124 क्लोज 3 के तहत यहाँ पर जो है मतलब जो कह सकते हैं क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा 65 ईयर्स की एज तक यहाँ पर जो जज हैं वो बने रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जुडिक्शंस एंड हाई कोर्ट का हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहाँ पर ओरिजिनल जुडिक्शंस यहाँ पर बात की थी आर्टिकल 131 के तहत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है ओरिजिनल जुडिक्शंस के बारे में, कौन से आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है और क्या डिस्प्यूट इसके अंदर क्या क्या कवर अप होता है। तो सेंट्रल स्टेट के डिस्प्यूट या फिर यहाँ पर स्टेट वर्सेस स्टेट के डिस्प्यूट और इवन सेंटर प्लस स्टेट प्लस नहीं वर्सेस स्टेट भी हो जाए तो भी इसी आर्टिकल के तहत कवर अप होगा। रिट जुडिक्शंस के बारे में बात की थी, अपीलेट जुडिक्शंस के बारे में बात की थी और एडवाइजरी जुडिक्शन के बारे में बात की थी। जुडिशियल रिव्यू जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है वैसे जुडिशियल रिव्यू बताएगा कोई, कहाँ से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू? सर यूएस। हाँ बिल्कुल, यूएसए से लिया गया है, सिंपल सा है। तो यूएसए के अंदर जुडिशियल रिव्यू की प्रथा चली थी, वहीं से यहाँ पर इंडिया ने भी यहाँ पर इसको अपनाया। उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उसके बाद आर्टिकल 141 यहाँ पर सभी कोर्ट को बाइंड करता है कि जो भी जजमेंट्स होंगे वो अप्लाई होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल 39A बताया था, ये PIL का मैंने आपको मॉरल ग्राउंड बताया था। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट टाइम PIL किन्होंने इंट्रोड्यूस की थी तो यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डाटा था कि जैसे फर्स्ट फीमेल जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की। इसके अलावा यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इंडिया के फर्स्ट, उनका क्या नाम था। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट ट्राइबल CJI, लेकिन इनको डायरेक्ट मैंने बताया था कि ट्राइबल एसएच मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं कि आदिवासी कम्युनिटी से तो नहीं आते थे, लेकिन अगेन दलित थे वो, है ना। तो वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हाई कोर्ट के हमने बारे में डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट के यहाँ पर आर्टिकल 214 से लेके 231 के बीच में हाई कोर्ट के बारे में चर्चा है। हाई कोर्ट क्या है तो सभी को जैसे पता ही है कि हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है कहाँ पर, स्टेट्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड्स के लिए बेसिकली इन सब मैटर्स के लिए जो है यहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा रिट पिटिशन यहाँ पर भी दायर करी जा सकती है आर्टिकल 226 को यूज़ करते हुए। उसके अलावा यहाँ पर सारे के सारे जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो है एक तरह से हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होता है वो मान्य होता है। इसके अलावा यहाँ पर करंट हाई कोर्ट्स की बात की थी, कितने करंट हाई कोर्ट्स हैं तो 25 है। नंबर्स माइट बी चेंज इन फ्यूचर, एग्जाम हो कभी 1-2 कोर्ट नया बन जाए तो देख लेना उस चीज़ को। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट का अच्छे से याद रखना, इनको प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं। एग्जाम्स में कई बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नर टिक कराते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ पर प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन ऑफ CJI, गवर्नर ऑफ स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो इन सब के कंसल्टेशन के साथ, जैसे मान लो इन्होंने 3 नाम रिकमेंड कर दिए, इन्होंने कोई नाम रिकमेंड कर दिया, इस टाइप से फिर मतलब फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट ले लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको बताई गई थी तो सेम SC जज की तरह ही है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ ली होगी आपने, कल थोड़ा रिवाइज किया होगा तो आपको याद होंगी। इसके अलावा यहाँ पर हाई कोर्ट जजेस यहाँ पर इम्पीचमेंट के थ्रू अगेन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर इनको भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता था वैसे ही इनको भी हटाया जा सकता है।
इसके बाद मैंने बताया था कुछ सीट्स और जुडिक्शंस जो हैं, काफ़ी सारे हाई कोर्ट ना काफ़ी सारी टेरिटोरियल जुडिक्शंस को कवर अप करते हैं। हमें अक्सर पता होता है कि यार दिल्ली का हाई कोर्ट है तो दिल्ली को कवर अप करता होगा, इलाहाबाद का हाई कोर्ट है तो यूपी को कवर अप करता होगा, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट हैं जो कि यहाँ पर मोर देन वन स्टेट और मोर देन वन टेरिटरी इस टाइप से भी कवर अप करते हैं। चूँकि ये एक्सेप्शन है, इनको हमें याद रखना पड़ेगा और इनकी सीट वगैरह भी हमें एक बार देख लेना है कि कहाँ पर इनकी जो बेंच है वो बैठती है। तो यहाँ पर मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में बताया था, कलकत्ता के बारे में आपको बताया था, तो इनकी अंडमान एंड निकोबार का कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो ये सब याद रखना कि कहाँ पर होती है इसकी सुनवाई। इसके अलावा गुवाहाटी। इसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक पर, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जो कि हमने स्टार्ट कर दिए थे आर्टिकल 245 से लेके 263 के बीच में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की एक सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश जितनी ज़्यादा हो सकती थी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उतने ज़्यादा अच्छे से की है। तो यहाँ पर हर एक टॉपिक के ऊपर आपको ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। फिर भी देखो 100% परफेक्शन से कोई ना तो बुक लिखी गई है, ना ही कुछ चीज़ें वो होती हैं, तो रह जाती हैं कमी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से चीज़ें बताई गई हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया था लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जिनकी चर्चा यहाँ पर आर्टिकल 245 से लेके यहाँ पर 255 के बीच में यहाँ पर की गई है। तो 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं। यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट है। और मैंने आपको बताया था यूनियन लिस्ट में ओरिजिनल 97 सब्जेक्ट्स थे, जो कि आई थिंक अब बढ़ के यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओरिजिनली यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर 66 सब्जेक्ट्स थे, जो कि यहाँ पर 61 अब पॉसिबल ही हैं। ये कभी कभी जब लॉज वगैरह बनते हैं, कई चीज़ें चेंज होती हैं, तो थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। सो एग्ज़ाम में अगर आपसे कभी पूछेंगे भी तो ओरिजिनल पूछने के चांसेस हाईली रहते हैं, अदरवाइज ऐसे आपको ये नंबर्स के ऊपर ज़्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट के अंदर यहाँ पर आपको ओरिजिनली 52 सब्जेक्ट्स हुआ 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे। करंट टाइम पर हम देखें तो लगभग 52 के अराउंड यहाँ पर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो इस टाइप से यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स की संख्या है वो यहाँ पर एक तरह से देखने को मिल जाती है आपको। इसके अलावा अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, सो आर्टिकल 244 के अंदर क्लियरली मेंशन है कि यूनियन का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लॉज। सो इतना सभी को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की तरफ। इतनी बात सभी को क्लियर है? बता दो एक बार। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। आर्टिकल 256 से लेके 263 के बीच में इनकी चर्चा है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में ये बताया गया है कि कौन इम्प्लीमेंट्स करेगा लॉज को। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हु इम्प्लीमेंट लॉज एंड हाउ, और कैसे, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आर्टिकल 256 यहाँ पर कहता है स्टेट मस्ट इंश्योर लॉज made by parliament are followed। जैसे कोई नियम बनाया है यहाँ पर पार्लियामेंट XYZ, कोई भी कानून हो, तो यहाँ पर स्टेट का काम है वो लॉ फॉलो हो। अगर नहीं फॉलो होगा तो फिर उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 257 के अंदर यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट मस्ट not act against the executive power of union। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बताया गया ड्यूरिंग इमरजेंसी
अब जैसे युद्ध के हालात थे, सर एक बार ऊपर कर दो, सर एक बार ऊपर कर दो। मैं स्पीकर की आवाज़ कम कर लेता हूँ, अदरवाइज़ पता चले, लग रहा है काफ़ी तेज़ आवाज़ आई तुम्हारी, पता चला स्पीकर ही फट जाए लैपटॉप के। चलो आगे चलते हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी तो यहाँ पर ओबियसली बात है, जैसे यूनियन कहेगी, जैसे मान लो अभी जम्मू कश्मीर के हालात काफ़ी मतलब एक तरह से ख़राब हो रखे थे, तो अभी अगर मान लो सरकार बता रही है कि आप यहाँ से निकलो, ये जगह खाली करो या फिर यहाँ से मूव करो, अगर स्टेट गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मानेगी तो वो ऑटोमेटिकली ट्रबल के अंदर फंस सकती है ना। तो यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर क्लियरली यहाँ पर आदेश है कि यूनियन जो डायरेक्शंस देंगे वो स्ट्रॉन्ग मानने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है। इसका तर्क भी सही है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और ऊपर से उनके पास ही सारी की सारी कह सकते हैं डिफेंस वो खुद हैंडल करते हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या करना है ना। नेक्स्ट यहाँ पर इमरजेंसी, इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन। ये सरकारी कमीशन ने यहाँ पर सरकारिया कमीशन जो था उसने करा था, पढ़ाएंगे इनके बारे में, सरकारिया कमीशन और पुंछ कमीशन की रिपोर्ट्स क्या आती क्या नहीं। सर सरकारिया कमीशन के बारे में आज ही बता दो। हाँ अभी रुको ना, अभी करेंगे ना इसके बाद ही, रुको तो सही थोड़ा, ये तो कंप्लीट कर लें। इतना लिख लो फिर बताते हैं, फिर अभी चलते हैं। एक बार ये रिलेशंस ख़त्म कर लें, उसके बाद पढ़ लेंगे सरकारिया कमीशन और जो एक और कमीशन था उसके बारे में। ठीक है, इतना सभी को समझ आया। अच्छा एक चीज़ हो रह गई है अभी पहले वाले उसकी, मैं कराता हूँ अभी, पहले एक बार इसे ख़त्म करके फिर करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेशंस। ये जैसे रिलेशंस वगैरह, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो या मतलब ये स्टेट्स के आपस में, तो तुम इनको अपनी मतलब लाइफ से रिलेट करके भी देख सकते हो। मतलब जैसे घर में कोई बड़ा होता है, फिर उसके साथ जो तुम्हारे अलग अलग रिलेशंस हैं, तो ये सब वही है कि कितनी पावर किसके पास रहेगी घर में, तो मतलब इसको अपने घर से भी रिलेट करके देख सकते हो। चीज़ें वही हैं, बस वो थोड़े बड़े स्तर पे हैं। सेम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है तो या तो इंटरनेशनल रिलेशन को समझ लो, तुम्हें अपने पर्सनल रिलेशन समझ में आ जाएंगे, या फिर तुम अपने पर्सनल रिलेशन को समझ लो, तुम्हें इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आ जाएंगे। बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, और ये सेम मतलब चीज़ें मतलब ऐसे देश के लेवल पे भी काम करती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या राइज होता है, हाउ गेट्स हाउ मच मनी एंड हाउ, है ना। तो इसमें अब हम समझेंगे, जैसे टैक्सेस कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली सेंटर द्वारा एक तरह से कलेक्ट करे जाते हैं। तो इसके अंदर कौन से टैक्सेस आ जाएंगे, एग्जाम्पल बताओ। ये एग्जाम से पूछ भी लेते हैं कभी कभी कि यहाँ पर जैसे 4 एग्जाम टैक्सेस के नाम देते कि इनमें से कौन सा सेंटर का है या उसका, या मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया। इनकम टैक्स, हाँ इनकम,
इनकम टैक्स हो गया, इसके अलावा कस्टम्स टैक्स हो गया, इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं कुछ, तो वो सब हो गया। तो यहाँ पर सारे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टैक्सेस फॉर स्टेट्स बट कलेक्टेड बाय सेंटर, एक सेकेंड रुकना, आस्क चैट जीपीटी एंड गो, नहीं आस्क चैट जीपीटी। हाँ, टैक्सेस फॉर स्टेट वाज कलेक्टेड बाय सेंटर, तो सेंट्रल जीएसटी उसका भी हिस्सा देते हैं ना ये लोग। इसके अलावा एक्साइज ऑन मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, एक्साइज ड्यूटी जो लगती है, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कभी, लेकिन आपके लिए इतना सफिशिएंट है। टैक्सेस का यहाँ से इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं कुछ। इसके अलावा यहाँ पर ग्रांट्स इन एड, तो ये आर्टिकल 275 में डिफाइंड है। जैसे मान लो काफ़ी सारे जो स्टेट्स होते हैं क्या बोलते हैं कि हमें क्या दो, क्या मांगते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स, हमें स्पेशल पैकेज दो। जैसे बिहार मांगता है या फिर कोई और स्टेट्स है कि हमें स्पेशल पैकेज दो, तो उससे हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो हम उसको कहीं पर यूटिलाइज करेंगे। और भी स्टेट्स हैं, कई को दे देते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। बाकी फाइनेंस कमीशन में भी पढ़ना पड़ेगा मैं। इतना लिख लो। इतनी बात समझ आ रही है सभी को कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस टाइप से 3 टाइप्स के मेनली रिलेशंस हैं। इसके अलावा रेसिड्यूरी पावर्स और बची हैं, तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के ऊपर और बता देता हूँ आपको। वॉइस में नॉइस तो नहीं है, मतलब क्योंकि फैन डायरेक्ट लैपटॉप पे आगे रखा हुआ है। नॉइस तो नहीं आ रही ना, किसी को आवाज़ आ रही है ना ठीक क्लियर? ठीक है, चलो इतना लिख लिया ना सभी ने, डन, क्लियर सभी को इतनी बात। तो अभी तक हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, सेंटर स्टेट रिलेशन में लेजिस्लेटिव रिलेशंस कल पढ़ लिए थे। इसके अलावा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हम लोगों ने अभी पढ़े, और यहाँ पर अब फाइनेंशियल रिलेशंस हम लोगों ने अभी जाने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल महत्वपूर्ण है। सबसे पहले रेसिड्यूरी पावर्स। तो क्या होती है रेसिड्यूरी पावर्स? इम्पोर्टेंट है, मार्क करना। आर्टिकल 248 में इसकी चर्चा है। क्या है? सबसे पहले इसको लिख लेना, लाई विद द सेंटर। तो रेसिड्यूरी पावर्स मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स उनको बोलते हैं जो कि इन 3 लिस्ट के अंदर नहीं है। सो द पावर टू मेक लॉज
अब जैसे मान लो कल के दिन को कोई नई प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, या कल के दिन को कोई और, जैसे मान लो एआई का कुछ स्टार्ट हो गया, या फिर जैसे आजकल प्राइवेसी के लॉज हैं, या फिर कुछ और, मतलब ऐसा कुछ चीज़ें जो इन तीनों चीज़ों में नहीं आती हैं, है ना, समझ रहे हो। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट्स जो कि इन जो हमारे पास लिस्ट है, कंकरेंट हुई, स्टेट हुई, जैसे आपको बताऊं तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट में, चलो एक बार लिख लेंगे इनके हल्का फुल्का, एक बार मैं आपको बता दूंगा फिर भी। तो जैसे यूनियन लिस्ट में कुल मिलाकर जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और स्टेट लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और कंकरेंट की लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी तो है, जैसे फ्यूचर इवॉल्व हो रहा है कि कई कुछ नई टाइप्स की प्रॉब्लम आए, तो इन सब का जो हक दिया गया है कि नई टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर, तो उसको एक तरह से कह सकते हैं, उसको टैकल करने का यहाँ पर उसके ऊपर लॉज बनाने का जो एक तरह से जिम्मा है, वो किसके जिम्मे है, किसके पास है वो, यूनियन के पास, ठीक है। इस इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, रेसिड्यूरी पावर्स का आर्टिकल कई बार पूछ लेते हैं, अरे लिख लिया हो तो बता देना। अब एक बार हम, आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, लिखना है तो लिख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार लिस्ट वगैरह यहाँ पर पूछ लेते हैं। इससे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि कौन कौन सी लिस्ट स्टेट की हैं, कौन सी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, लाइक मैंने बताया था अभी, कितने बताया था आपको याद है, कुछ नंबर कितने थे यूनियन लिस्ट के अंदर, कितने सब्जेक्ट्स थे ओरिजिनली, 97। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे डिफेंस, ये तो सभी को पता ही होता है वैसे, डिफेंस वाला ये इतना कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं, क्योंकि सभी को पता ही होता है। जैसे वो लिखते हैं, दो थोड़े से अलग हैं, एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी के जैसे मान लो अगर पावर प्लांट्स भी लग रहे हैं, तो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट का नहीं रहता है, किसका कंट्रोल रहेगा, यूनियन का। मान लो अगर हरियाणा के अंदर भी कोई पावर प्लांट लग रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, कि हरियाणा जो सरकार है वो इसका काम काज देखेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर करेंसी हुआ, अब 500 के नोट बंद करने हैं, 100 के नोट बंद करने हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने हिसाब से कर दे कोई स्टेट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कम्युनिकेशन, जैसे गवर्नमेंट का सारा कम्युनिकेशन, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग कंपनीज बना रखी हैं सब ने अपने अपने स्टेट ने, कौन हैंडल करता है गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन, बताओ। हाँ कौन हैंडल करता है, बोलो बोलो फटाफट। ऑब्वियस सी बात है बीएसएनएल, तो ऐसा तो है नहीं हर एक स्टेट का अपना बीएसएनएल है ना। इसके अलावा जैसे फॉरेन ट्रेड और लोन लेना है, और इसके अलावा रेलवेज, एयरवेज सब इसके अंदर आ जाते हैं, एंड फॉरेन डेप्ट। बाकी आप लोग आप देखो सब्जेक्ट्स अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं कहेंगे, बट 100 की समथिंग है, तो सारे लिखवाने यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको लिखवाने की कोशिश करी है। बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं प्रोवाइड करा दूँगा। इसके अलावा यहाँ पर अब आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, तो स्टेट लिस्ट में आ जाएगा पब्लिक सर्विस, पब्लिक ऑर्डर,
इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ और सैनिटाइजेशन, इसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चर, इसके अलावा यहाँ पर इरिगेशन, इसके अलावा यहाँ पर प्रिजन्स, जेल पता है ना पर्टिकुलरली वो मेंटेन करती हैं, कौन मेंटेन करती हैं जेल? अरे स्टेट गवर्नमेंट ही तो मेंटेन करती है जेल। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के काम और थिएटर्स, सुना होगा कई बार मूवी फ्री कर देते हैं, टैक्स फ्री कर देते हैं, मूवी नहीं कर देते टैक्स फ्री। एंड इसके अलावा गैम्बलिंग, अब देखो कई कई जगह तो गैम्बलिंग बैन होती है, लेकिन अब जैसे गोवा में काफ़ी सारे कसिनो है, इसके अलावा है, तो कई जगहों पर गैम्बलिंग के रूल्स अलग अलग हैं। इसके अलावा लैंड रिवेन्यू, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं। पुलिस वगैरह तो आ ही जाएगी इसके अंदर। कंकरेंट लिस्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर लिख दो एक्सेट्रा, कभी तो जो लोग बाद में पढ़ेंगे उनको लगेगा कि बस इतने ही थे क्या। कंकरेंट लिस्ट के अंदर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा मैरिज, जैसे उत्तराखंड ने अपना जो भी था वो अपने हिसाब से लॉ बना दिया है ना। इसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल, मैंने आपको बताया था कि जो साउथ के स्टेट्स हैं जैसे इसको लेके काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और लेबर वेलफेयर और इसके ड्रग्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड फैक्ट्रीज़। जैसे फैक्ट्रीज़ में कई कई नियम होते हैं कि कहाँ पर कितना काम अलाउड है, किसी में नहीं है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। इसके अलावा सिविल प्रोसीजर, मतलब यही जो मैरिज डाइवोर्स और कुछ लैंड वैंड के जो झगड़े होते हैं। एंड नेशनल वाटरवेज, तो जैसे आपने सुना होगा यूपी के अंदर वो अभी पीछे कुछ वो चला था ना, एक वाराणसी से या कहीं से तो जहाज़ वगैरह वो जो पानी का वो चला था क्रूज़। तो ऐसे मतलब अपना वाटरवेज वगैरह डेवलप करना, ये सब कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई भी कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने आप भी कर सकती है और इनके साथ मिलके भी कर सकती है, या फिर दोनों अलग अलग अपने क्रूज़ वगैरह या फिर वाटरवेज के ऊपर काम कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स थे उनकी मैंने एक कह सकते हैं ग्लिम्स दी है। सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन समटाइम्स पूछ लेते हैं। आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके एग्ज़ाम्स में अगर ये क्वेश्चन, क्योंकि आ जाता है, आया हुआ भी है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप लोग अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके इसको टैकल करने की कोशिश करना कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं किस पर बेहतर सूट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट नोट है, नोट ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट्स टू कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट। और कौन से थे ये 5 सब्जेक्ट्स? तो फर्स्ट था एजुकेशन, दूसरा था फॉरेस्ट, नेक्स्ट था वेट एंड मेजर्स,
एंड उसके बाद था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसके अलावा एक और था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, काफ़ी सारे जो अलग अलग कोर्ट्स वगैरह सेटअप होते रहते हैं। इतना लिख लो तो बता देना फिर। ठीक है, लिख लिया ना। चलो अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम कमीशंस की तरफ दोनों। देखो मोटे मोटे यहाँ पर 4 कमीशंस जो हैं यहाँ पर अभी तक हुए हैं, मतलब इस चीज़ को लेके सेंटर स्टेट रिलेशंस को कैसे बेहतर किया जाए, इन सब रिव्यू को कर करके। तो यहाँ पर 2 का नाम लिख रहे हैं, 2 इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो एक नाम लिख दे रहा हूँ मैं बस। पहले थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966, इसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई। ठीक है, इनके साथ एक और व्यक्ति थे फॉलोड बाय के हनुमान था। ये एग्जाम्स में समटाइम्स पूछ सकता है, तो जस्ट इनके ये आप इतना याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट है राजा मन्नार कमेटी इन 1969 और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। ठीक है, तो ये 2 आप लिखो। और नेक्स्ट यहाँ पर सरकारिया कमीशन के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या क्या इसके की पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, या लिख रहे हो तो लिख लो आराम से। नेक्स्ट आएगा सरकारिया कमीशन सर स्लाइड ऊपर करना। तो 1983 के अंदर क्या हुआ, सरकार ने 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया था इसमें।
लेकिन आपको चेयरमैन का नाम याद रखना है। 1983 से 1988 तक चलाए। लिख लिया ना, एक बार बता दो, पहले एक बार लिख लेते हैं फिर आराम से सरकारी कमीशन वाला करना। लिख लिया? पता है समटाइम्स एग्ज़ाम में आपको ये जो 4 कमीशन है, ज़रूरी नहीं आपसे डिटेल में इनका कुछ पूछे, आपसे इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर चेयरमैन देखते हैं। इनके चेयरमैन थे जस्टिस RS सरकारिया। कौन थे ये? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। पर्पस क्या था इसका? तो वैसी बात है, रिव्यू करना CS रिलेशनशिप, समझ जाना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात हो रही है। रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी वो 1988 में रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी गई थी बना के, ठीक है। और टोटल यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी 247। सारी तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पूरी क्लास ही इसी में से हम 2-4 क्लास हो जाएंगी, है ना। तो जो भी की रिकमेंडेशंस थी वो मैं आपको बताता हूँ, इम्पोर्टेंट जो थी। सो व्हाट आर की रिकमेंडेशन? सबसे पहले आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल। तो इसके बारे में इन्होंने ये रिकमेंड किया कि यूज इट ओनली एज ए लास्ट रिसोर्ट। इसकी मीनिंग समझ आ गया ना? लास्ट रिसोर्ट। नहीं समझ आया तो मैं एक बार बता दो, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है ए प्रायर वार्निंग अंडर आर्टिकल 355 शुड बी गिवन टू स्टेट। एक्चुअली क्या होता था पहले, क्या था कि इंडिया के अंदर ना पहले कई बार क्या करते थे, प्रेसिडेंट रूल को तुरंत लगा देते थे। छोटी सी बात हुई प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, कुछ हुआ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो ऐसे कर करके काफ़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते थे। तो उसको लेकर इन्होंने कहा कि देखो रिकमेंडेशन इन्होंने ये दी कि ये प्रेसिडेंट रूल चीज़ तो ठीक है, मतलब भाई अगर कुछ दिक्कत है स्टेट में तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसको एक लास्ट ऑप्शन की तरह रखो कि जब हद हो जाए किसी तरीके से कि कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, हद हो गई पर्टिकुलरली, तो तभी आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ, ना कि इसको हर टाइम की चलो प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं कि चलो प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, ऐसा वाला काम ना करो, ठीक है। और एक प्रायर वार्निंग दो उससे पहले स्टेट को, ठीक है। तो इन्होंने ये रिकमेंडेड इम्पोर्टेंट एक रिकमेंडेशन दी। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नर्स के रोल को लेकर इन्होंने रिकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया? शुड बी नॉन पॉलिटिकल एंड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो ये चीज़ फॉलो भी की जाती है। आपने देखा जनरली जो भी गवर्नर होता है वो दूसरे स्टेट का होता है। ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस की कभी? देखना जो भी गवर्नर होगा जनरली अपने स्टेट का ना होकर दूसरे स्टेट का होगा, ठीक है। इसके अलावा शुड नॉट बी रिमूव्ड विदाउट कंसल्टिंग दी चीफ मिनिस्टर। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ थी इसमें। और नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल को लेकर कहा
इन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेड किया कि एक सेटिंग अप टू ए परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल, और ये बाद में सेटअप भी हो गई थी, सेटअप इन 1990 अंडर आर्टिकल 263। ठीक है, इसके अलावा बस दो और लिखेंगे इनके, एक फाइनेंस को लेकर था, favored more financial devolution to states and suggest a greater role for the finance कमीशन। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में इन्होंने बताया कि जो रेसिडुअरी पावर है कि वो जैसे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे ही रहनी चाहिए। लेकिन सेंटर को क्या है, कंसल्ट करना चाहिए स्टेट के साथ। क्लियर? तो ये सब इनकी पूरी की पूरी वो थी, और जिसमें से गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 180 इम्प्लीमेंट भी कर दी थी इनकी रिकमेंडेशंस। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें से देखा जाए तो इंटर स्टेट काउंसिल लिख लेना चाहे तो एक लाइन में कि 180 आउट ऑफ 247 जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। देखो, कमीशंस काफ़ी सारे बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं। कमीशंस अलग अलग जगह पर बनते रहते हैं, वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, फाइल पड़ी रहती हैं। लेकिन कुछ कमीशंस ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर इन फ्यूचर सच में एक पॉजिटिव चेंज आता है और उसको सरकार सुनती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है। तो वही सारे कमीशंस जो हैं अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? समझ आई ये बात? बताओ फटाफट। चलो, नेक्स्ट है यहाँ पर पूची कमीशन। हाँ था सर, ये जो प्रेसिडेंट वाली रिकमेंडेशन है ये इम्प्लीमेंट हुई है? कौन सी? ये सिर्फ मतलब वैसे उन्होंने इसके लो के लिए नहीं कहा था ना, जस्ट एक रिकमेंडेड दी है, वैसे वो नहीं है। लगाने को लगा देती है सरकार, बट अब थोड़ा सा मोरल ग्राउंड पर कई बार सोचती है, ऐसे वो नहीं हुई है। नेक्स्ट पुंची कमीशन, माफ़ कीजिएगा अगर इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो। ये 2007 से 2010 के बीच में था। चेयरमैन इनके थे पहले, मैंने ऐसा सुना है, मतलब एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे नहीं पता, बट आज़ादी के लगभग 20-30 साल तक जैसे एक तो पहले तो एक ही पार्टी का वो रहता था उसके, लेकिन
फिर भी 30-40 साल तक बहुत फ्रीक्वेंटली प्रेसिडेंट रूल लगता था। अब तो बहुत कम हो गया। अब तो तुम देख लो कुछ कुछ स्टेट में इतनी ज़्यादा गड़बड़ भी हो जाती है तो भी नहीं लगता है। पहले तुरंत लगाते रहते थे हर छोटी छोटी बात पर। कोई बात नहीं मानी तो लगा दिया, कुछ हो गया तो लगा दिया, ऐसे करके। चेयरमैन इनके लिखो पुंची कमीशन के जस्टिस मदन मोहन पुंची, ठीक है। पर्पस रिविजिट सेंटर स्टेट रिलेशंस इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। 2010 में इन्होंने फाइनल अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी थी, ठीक है। एंड टोटल इनकी जो रिकमेंडेशंस की संख्या थी वो आपको बताऊं तो 312 थी। कैन यू गाइस इमेजिन, है ना। अब वापस आते हैं इनके की रिकमेंडेशंस के ऊपर, जो कि महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा। आर्टिकल 356। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि तुम प्रेसिडेंट के रूल को लिमिट कर दो 3 महीने के लिए। टू 3 months एट ए टाइम। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए इस चीज़ का कि जो प्रेसिडेंट का रूल लगा है वो वैलिड भी है या फिर नहीं है। प्रेसिडेंट रूल शुड बी अवेलेबल। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ कि करंट टाइम पे कितने टाइम के लिए जो है प्रेसिडेंट का रूल जो है इम्पोज किया जाता है, मैक्सिमम टाइम क्या है। और इनिशियल 6 months के बाद प्रेसिडेंट के मतलब पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है और मैक्सिमम ड्यूरेशन है 3 साल का प्रेसिडेंट रूल। मान लो अगर 6 months के बाद भी प्रॉब्लम्स मेंटेन है तो यहाँ पर करा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, बताओ फटाफट। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो कई लोग चले नहीं जाते प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। सर एसआर बॉम्बे के केस से स्टार्ट हुआ। हाँ, चले जाते हैं काफ़ी लोग। नेक्स्ट है गवर्नर्स रोल। अधिकतर चीज़ें मतलब ये क्योंकि सेंटर स्टेट के हम वो पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसी के ऊपर जो इम्फेसिस है वो हम जान रहे हैं। तो क्लियर गाइडलाइंस फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर ओट्स सॉरी governor should not be involved in politics after tenure, ठीक है। and his role
must be defined to avoid misuse। तो मिसयूज़ होता ही है, जैसे तुमने महाराष्ट्र में देखा था कितनी तकड़ी उन्होंने अपनी बेइज्जती भी करा ली थी, मतलब पहली बारी में, है ना। तो गवर्नर्स की भी बेइज्जती हो गई थी, गवर्नर ने ऐसे आधी रात बुला दिया, ये कर दिया। तो ऐसे काम पहले भी हो चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये हमारी याद की चीज़ें हैं, तो हमें इसलिए थोड़ा पता है। अब हमें मीडिया का भी पता चल गया, धीरे धीरे हमें दुनिया में चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं कि कैसे क्या होती है ना। तो तुम लोगों को भी सेम एक्सपोजर मिल रहा है टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट है स्टेट्स शुड हैव ग्रेटर से इन लॉ मेकिंग ऑन कंकरेंट सब्जेक्ट्स। इसके अलावा फाइनेंशियल फेवर्ड क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर मैनेजिंग, मतलब जो भी सेंट्रल के वो आते हैं उनको मैनेज करने के लिए सेंट्रल ग्रांट्स वो होना चाहिए। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का क्या है, रिकमेंडेड क्लियर डेमोक्रेटिक ऑफ रोल्स, स्पेलिंग गलत हो गई है लग रहा है, DEMACRATION of roles between state and local bodies। अच्छा, तुम्हें यहाँ पर कुछ डिफरेंस लग रहा है सरकारी उससे? लिख लो फिर, बताता हूँ मैं। Major difference between the two। जो सरकारिया है यहाँ पर कमीशन जो है फोकस्ड करता था ऑन कोऑपरेटिव। इसके ऊपर मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। बैलेंस बिटवीन सेंटर लेड यूनिटरी बायस। इसके अलावा यहाँ पर पूछी जो है वो फोकस था, इन्होंने जैसे कहा कि स्टैट्यूटरी बॉडी बना दो, ये सब बना दो, उस सब बात को लेकर कि फंक्शनल फेडरलिज्म, जिसका मतलब होता है ये एडवोकेटिंग करते थे फॉर स्ट्रोंगर ऑटोनॉमी एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ठीक है, इनके की डिफरेंस थे।
अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है अभी कि गवर्नमेंट ने कितनी इनकी वो मानी थी। सो इनके बारे में पब्लिकली वो नहीं है, लेकिन इनकी रिव्यू करा गया था। लगभग 273 जो रिकमेंडेशंस थी एज ऑफ मई 2018 उनको रिव्यू किया गया है, लेकिन पब्लिकली मतलब गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि इनकी जो कितनी रिकमेंडेशंस हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है। ये भी इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है उसने रिव्यू किया है इनका, अदरवाइज मतलब पब्लिक में नंबर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो आपको दोनों की दोनों आई होप समझ आ गई होंगी क्या ये पूरी की पूरी कमीशंस थे और क्या ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, चलो आई होप आपको क्लियर होगा अभी। इतना सभी को समझ आया? क्लियर है सभी को आज जो पढ़ा? चलो नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, फटाफट 10-15 मिनट के अंदर गवर्नर का टॉपिक कवर अप कर लेते हैं। दी गवर्नर साहिब, काफ़ी ज़बरदस्त पोस्ट लगती है मुझे गवर्नर की, वेस्टर्न बेस्ट पोस्ट है, कहीं ना कहीं सीएम से भी बढ़िया है। क्या कहते हो तुम लोग, सीएम से अच्छी नहीं है? हाँ बताओ कुछ। तो क्या होता है गवर्नर? हेड ऑफ स्टेट। हाँ, हेड ऑफ स्टेट। कर्तव्य ने सही कहा, सीएम को काम भी करना पड़ता है। सीएम गवर्नर मतलब ऐसा है कि बिना कहीं राजा है वो, और राजा है उसके पास सब चीज़ है, बट वो ज़्यादा मतलब करने की पावर्स भी काफ़ी अच्छी हैं गवर्नर्स की, देखी जाए तो मतलब चाहे तो हिला सकता है वो कुछ टाइम के लिए गवर्नर, लेकिन वो पूरे एंजॉयमेंट में रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आर्टिकल 156 यहाँ पर कहता है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट is appointed by the president and किसके प्लेजर पे होल्ड करेगा वो? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर गवर्नर होता क्या है, तो सभी को पता है कि इसमें ज़्यादा बताने वाली कोई ऐसी बात है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है उनके ओबीसी बात है उसमें यहाँ पर सीएम के अंदर एक तरह से होती हैं। बताओ, आशीष बोला है सरकारी नौकरी भी ड्रीम्ड फॉर। ऐसी सरकारी नौकरी तो ना मिलेगी बाबू। हाँ, वो अलग बात है, तुम हरामीपन करो, वहाँ काम ना करो, लोगों के केस ना सुनो और बोलो कि सर अंदर ना उसमें बिजी हैं, अंदर बहुत तगड़ा काम चल रहा है, पता चला टांग फैला कर सो रहा है आशीष और कह रहा है अंदर बहुत बिजी है सर। है आशीष, ऐसा गड़बड़ मत करना, लोग आते हैं बड़ी उम्मीद के साथ।
इज इट मैंडेटरी फॉर, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी स्टेट टू हैव ए गवर्नर? Is it mandatory or not? Yes, definitely yes. According to Article 153, there shall be a governor for each state. However, one person can be appointed as governor of 2 or more states. तो पता है ना यहाँ पर कि जैसे एक पर्सन कई जगहों पर देखा गया है कि 2 स्टेट के गवर्नर भी रहते हैं। अच्छा यहाँ पर जैसे कि तुमने बताया कि अपॉइंट कौन करते हैं, इनको प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 155 के तहत। तो इनका टेन्योर कैसा है, मतलब टेन्योर का क्या चक्कर है? आई मीन टू से दैट कि इनका टेन्योर फिक्स होता है कि 5 साल बाद इनको हटाना पड़ेगा? नो, इनका प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर है। प्रेसिडेंट को प्लेजर अगर देते रहेंगे तो प्रेसिडेंट इनको मेंटेन रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बिल्कुल इंजॉयमेंट है, जब तक चाहे रह सकते हैं, बस प्रेसिडेंट खुश रहने चाहिए इनसे। तो ओवरऑल जो गवर्नर का यहाँ पर टेन्योर है, जनरली यहाँ पर 5 इयर्स का कंसिडर करते हैं, बट सर्व एट दी इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ तुम्हारी दोस्ती है, तो तुम बेटा अपनी सीट पक्की समझो। फिर मस्त जॉब है, बट कभी कभी अपनी बेइज्जती भी करवानी पड़ती है जॉब के अंदर। इतनी खतरनाक जॉब है, ऐसी बेइज्जती भी करवानी पड़ जाती है कि तुम मुंह छुपाए मुंह छुपाना पड़ता है कि क्या कांड कर दिया है। मतलब बड़े डिफिकल्ट सा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, लोग कर लेते हैं, फिर भी क्या दिक्कत है। अच्छा, गवर्नर की क्वालिफिकेशंस में एज की लिमिट बता दो बस। क्वालिफिकेशंस में बाकी तो आपको पता ही है कि मतलब मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दैट और मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस। हाँ बिल्कुल सही है, एटलीस्ट। तो कौन कौन क्वालिफाई है तुम में से? अभी तो कोई क्वालिफाई नहीं होगा, है कोई? 35 साल। आशीष तो तैयार है, आशीष तो उसके लिए तो तैयार है ही, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव के लिए है आशीष। और यहाँ दे दनादन एक के बाद एक अपॉइंटमेंट सेम करते रहो, पर उसका कोई दिक्कत नहीं है गवर्नर का। मतलब काफ़ी मस्त है, ओवरऑल ज़बरदस्त पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ गवर्नर। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करो इससे पहले, पावर से पहले। वाई एन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, क्यों जरूरी है? बोलो यार, फटाफट बोलो कुछ।
मतलब 2 क्वेश्चन थे मेरे, सॉरी माफ़ करना, मैंने यहाँ पे तुम्हें ही कन्फ्यूज़ कर दिया। एक क्वेश्चन तो मेरा ये था कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट क्यों ज़रूरी है, और दूसरा ये था कि गवर्नर को अपॉइंट ही क्यों किया जाता है, इलेक्ट क्यों नहीं किया जाता। अब तुम समझे होंगे, समझ रहे हो, एक अपॉइंट और इलेक्ट, देयर इज अ डिफरेंस, और गवर्नर क्यों जरूरी है। भाई साहब सर्दी लग गई है, रुक जाओ, बैठा। हाँ आप दे, बताओ बताओ। चलो छोड़ो, सोमे की बात को इग्नोर करो, अभी वापस आते हैं। तो देखो यार सिंपल सा है, एक इलेक्शन वाला मैटर तो ये है कि अगर देखो, अगर मान लो कि 2 इलेक्शंस होने लगे, सबसे पहले तो उनका ही अपना बर्डन और सब वो सब है ही प्रॉब्लम। उसके बाद ये है कि सारी चीज़ यहाँ पर आके अटक जाएगी कि दोनों के दोनों जो भी यहाँ पर इलेक्शंस लड़ेंगे उनकी पर्सनल ईगो भी तो क्लैश करने लगेगी कि मतलब हम दोनों ही इलेक्ट होकर आए हैं, तो वो फिर उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होने लगेगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी है और साथ में फ्रिक्शन भी क्रिएट होने लगेगा उनके बीच में। तो ये तो कारण हो गया, और ऊपर से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है, ठीक है। और उसके बाद अगर दूसरी पार्टी का हो गया गलती से गवर्नर यहाँ पर, तो फिर तो और भी दिक्कत है, फिर तो दोनों आपस में एक दूसरे को काम ही नहीं करने देंगे, ठीक है। और दूसरा इसका बस सिंपल सा रीज़न जो यहाँ पर कर्तव्य ने शुरू में बताया था कि यहाँ पर क्यों गवर्नर को मतलब एक पोस्ट क्यों बनाई जाती है, तो एज सिंपल एज दैट, वन लाइन आंसर यही है कि ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल ओवर द स्टेट्स, क्योंकि हमें नहीं पता किसका कब मन बदल जाए, कौन भाषा के आधार पे, मजहब के आधार पे, या फिर किसी और आधार पर, कोई भी आधार हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, इसके अलावा डिफेंस हो सकता है, किसी की पर्सनल एस्पिरेशंस हो सकती हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई आज़ाद देश बनाना चाहता है, कोई कुछ और राजा बनना चाहता हो, या फिर कुछ भी, मतलब XYZ रीजन्स हो सकते हैं, या फिर किसी के पर्टिकुलर लोग ही वो एक अपना कॉन्सेप्ट बना लिया कि किसी भाषा के आधार पर कॉन्सेप्ट बना लिया, तो ऐसे मल्टीपल ऑफ चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए गवर्नर का रहना बहुत ज़रूरी है स्टेट के अंदर, ठीक है। और कई जगहों पर सेपरेटिव टेंडेंसीज अंदर अंदर होती हैं, बाहर से वो नहीं बोल पाते, तो उन सब कारणों से ज़रूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं पावर्स ऑफ गवर्नर। व्हाट आर द पावर्स ऑफ गवर्नर? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, जो कि आर्टिकल 154 में मेंशन्ड है, अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपॉइंट करते हैं यहाँ पर एडवोकेट जनरल, इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, समझ सकते हो तुम, बढ़िया पोस्ट है, एक्सेट्रा। इसके अलावा मेक appointments to the state public service
कमीशंस जैसे होता है ना यूपी पीसीएस वगैरह, जो मतलब जिसके अंदर मतलब डायरेक्टली यहाँ पर एसडीएम वगैरह की पोस्ट होती हैं, तो उसमें बात हो रही है। हर एक स्टेट का अपना अपना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है। ठीक है, चलो चलो लेजिस्लेटिव वो लिख लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर कर लेंगे। और लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर क्या है? एसेंट ऑन बिल। क्या लाइवा क्या बोल के चली गई? हाँ बिल्कुल सही। गिव एसेंट्स टू बिल्स। और आप प्रेसिडेंट के जैसे रिजर्व जैसे बिल को क्या क्या कर सकते हैं? विदहोल्ड, रिजर्व इट देम फॉर प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल है? क्योंकि ये आर्टिकल न्यूज़ में भी रहा है तो इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। 200। इसके अलावा यहाँ पर समन कर सकते हैं बिल्कुल। इसके अलावा प्रोड्यूस एंड डिसॉल्व, मतलब जैसे वो सेम काम पार्लियामेंट वाला होता है ना, वैसा ही कुछ है। स्टेट पार्लियामेंट लिख देता मैं गलती से स्टेट असेंबली। ऑल्सो कैन एड्रेस, एंड एड्रेस लिख लेना ADDRESS, एंड सेंड मैसेजेस टू स्टेट लेजिस्लेचर। तुम में से किसी के साथ होता है क्या? तुम्हें गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, एसी चला? मैंने एसी अभी चला ली और मेरे को अब ना ऐसा हो गया है कि मेरे को चाय की नीड है। मेरे हाथ पैर बहुत ठंडे पड़ चुके हैं, बड़ी दिक्कत है। हाँ, ना गर्मी बर्दाश्त ना सर्दी बर्दाश्त, बड़े अनकंफर्टेबल सा कर देती है एसी के समटाइम्स। चलो, कैन एड्रेस ये अभी इतना ही रखते हैं इसको। तो लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई हैं, फाइनेंशियल पावर्स रह गई हैं, लिख लेंगे नेक्स्ट। उसमें एक बार मैं दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा। करंट अफेयर्स करते हैं और क्लास को एंड करते हैं। आज जो भी हमने पढ़ा समझ आया सभी को? कहाँ से स्टार्ट करा था? सेंटर स्टेट रिलेशंस से स्टार्ट करा था। सेंटर स्टेट रिलेशन में लेजिस्लेटिव पावर, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो क्या, ये सब मैंने बता दिया था। इमरजेंसी, इसके अलावा फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे क्या थे सेंटर और स्टेट के बीच में। रेसिडुअरी पावर के बारे में आपको बताया। यूनियन स्टेट लिस्ट, करंट कंकरेंट लिस्ट के बारे में आपको बताया। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या चीज़ें ट्रांसफ़र की गई थी, 5 सब्जेक्ट्स, उनके बारे में आपको बताया। इसके अलावा सरकारिया कमीशन के बारे में आपको बताया, क्या रिकमेंडेशंस थी इनकी, वो यहाँ पर आपको डिटेल में बता दी मैंने। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बता दिया प्रीलिम्स में अगर आएगा तो आपसे मैच द फॉलोइंग में रिकमेंडेशन जो इनका, या तो आपसे जो पर्टिकुलर एक तरह से ये है ना कमीशंस, तो इनके आपसे चेयरमैन वगैरह पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में। और ठीक है, इसके अलावा गवर्नर के बारे में भी हमने पढ़ाई है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? जल्दी से फटाफट बताओ, करंट अफेयर करके क्लास एंड करते हैं।